ओके, एज़ यू ऑल नो कि हम लोग आज लाइनेक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब लाइनेक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछूँ कि एग्ज़ैक्टली में क्या है, तो जितने भी लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, एक टर्म सब लोग आई थिंक आंसर कर सकते हैं और वो क्या होगी? दैट लाइनेक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बट वो कंप्लीटली गलत है। लाइनेक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। लाइनेक्स एक कर्नल होता है। अब कर्नल एक्चुअली में क्या है या फिर कैसे ये काम करता है, वो तो हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में भी और बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट में भी। लेकिन जब भी किसी भी तरीके की कुछ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है या कुछ सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे उसका खुद का एक स्टोरी होता है। सेम गोज़ फॉर द लाइनेक्स। तो आज का जो हमारा बेसिक एजेंडा रहेगा, वो बेसिक हिस्ट्री, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो लाइनेक्स से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पे मैं 2020 या 2000 का जो अभी हमारा टाइम चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टार्टिंग ऑफ द एरा दैट इज़ 1940s की। अब 1940s के अंदर हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं आया था, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर कंप्यूटर्स एग्जिस्टेंस में आ गए थे। 1940s की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ। अब वहाँ पर जो हमारे पास में सिस्टम्स अवेलेबल थे उस टाइम पर, वो आज की तरह एडवांस नहीं थे। बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस है, ऐसा कुछ भी वो काम नहीं करते थे। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए उन सिस्टम्स को काम में लिया जाता है। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का एडिशन ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवाना है, तो उस एडिशन को करवाने के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ होता था। तो जब भी मुझे एडिशन करवाना है, तो उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते थे और रिजल्ट हमें जनरेट होके मिल जाता था। सिमिलरली अगर मुझे किसी तरीके का कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम बना हुआ होता था। तो जैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चाहिए होता था, तो उससे रिलेटेड भी एक प्रोग्राम बना है। बस उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी हमें करवानी थी, जितने भी काम हमें करवाने थे, हर एक काम के लिए छोटे-छोटे प्रोग्राम्स वहाँ पे बने हुए थे। अब उस टाइम तक तो ठीक था, लेकिन जैसे-जैसे लोगों ने मशीन को यूज़ करना स्टार्ट किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी कि मशीन है, अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है, तो अगर इसमें कुछ एक्स, वाई, ज़ेड चेंजेस कर दें, तो क्या ये ऐसे काम करने लगेगा? क्या ये ए काम करेगा, बी काम करेगा, सी काम करेगा? या हमारी जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वो उसे फुलफिल करेगा? तो अब सपोज़ मुझे अगर एक फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अब हम आगे बढ़ गए। मशीन के अंदर कई तरीके के एडवांसमेंट क्रिएट किए गए और अब वो फाइल से रिलेटेड काम करने लगे। तो अगर मुझे एक फाइल को क्रिएट करना है, तो उस फाइल को क्रिएट करने के लिए भी एक अलग प्रोग्राम बना के रखा हो। फाइल में किसी तरीके का डेटा अगर मुझे सेव करवाना है, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। फाइल को डिलीट करना है, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। अब तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि हर एक काम के लिए अलग-अलग प्रोग्राम हमारे पास में अवेलेबल है। तो जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएँगी, वैसे-वैसे तो प्रोग्राम का काउंट भी बढ़ता जाएगा। अब उस टाइम पर हमारे पास में जो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, यानी कि सारा काम 0 और 1 के फॉर्म में हो रहा है। अब 0 और 1 को समझना और इम्प्लीमेंट करना अपने आप में वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उससे हम अलग-अलग टास्क और करवा रहे हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। तो रिसर्चर्स ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें जो सारे बेसिक काम हमें करके दे। मतलब अगर मैंने एडिशन के लिए प्रोग्राम बना रखा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्राम बना रखा है, तो अलग-अलग प्रोग्राम्स नहीं हो, बल्कि उन सारे प्रोग्राम्स को कलेक्ट करके हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर प्लेस कर दें और वो इकलौता सॉफ्टवेयर हमारे सारे बेसिक काम करके दे। तो 1950s के अंदर आईबीएम ने 360 ओएस करके ऐसा कुछ एक सॉफ्टवेयर बना लिया था, जो बेसिक सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता था। और उस सॉफ्टवेयर को कहा गया ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हो, आपको पता है बेसिक क्या होता है वो। बेसिकली वो हमारे पास में एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करते हैं। एंड यूजर और जो मशीन है उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। So that is the basic simple definition of operating system. अब OS जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी भी सारा काम 0 और 1 के अंदर ही है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर कोई उसे नहीं समझ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था उस टाइम पे कि सिर्फ जो बहुत बड़ी कंपनीज होती थी, मेजर कॉरपोरेशंस और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, सिर्फ वही उसे काम में ले सकती थी। नॉर्मल लैबोरेटरीज, नॉर्मल जो छोटी छोटी रिसर्च लैब थी, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब चीजें फिर से प्रॉब्लमैटिक हो गई, हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपना काम हम आसान कैसे करें। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, फिर भी हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो 1964 के अंदर बेल लेबोरेटरीज ने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था मल्टिक्स, मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सर्विसेज। अब इस प्रोजेक्ट का बेसिक रोल क्या था, गोल क्या था, किस लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे बेल लेबोरेटरीज के जो रिसर्चर्स थे, उनका पर्पस था एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो मल्टी यूजर हो और मल्टी टास्किंग। मल्टी यूजर का मतलब एक साथ कई सारे लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में ले सकते हैं, मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि एक साथ कई तरीके के काम वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी जूम से मेरा सेशन चल रहा है, तो एक टास्क सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली मैंने डॉक्यूमेंट भी ओपन कर रखा है, तो एक और टास्क हो रहा है। सिमिलरली मैंने गूगल क्रोम भी ओपन कर रखा है, तो वो भी अपने आप में एक टास्क है। तो मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म जब हम करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा मल्टीटास्किंग। और जब बहुत सारे यूजर एक टाइम पर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, देन इट इज नोन एज मल्टी यूजर। तो कुछ इस तरीके का उनका पर्पस था, इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें बनाना था। तो बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट की गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते करते चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि 5 साल काम करने के बाद भी इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर वो डेवलप नहीं कर पाए। बेसिकली कोई भी एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट हमारे पास में बन के नहीं आया। तो अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो जो कंप्लीट टीम थी, उस कंप्लीट टीम ने बैकआउट कर लिया। लेकिन फिर भी वहां पे कुछ ऐसे लोग थे, 5 ऐसे लोग थे, जिनका ये सोचना था कि क्यों गिव अप करें, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हुआ, वो सोचना है। क्या मिस्टेक हो चुकी है, उसे करेक्ट तो ऑफकोर्स कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लोगों की टीम ने स्पेसिफिकली फिर से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू से स्टार्ट किया, जो जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें ओवरकम करने का ट्राई किया। और 1969 के अंदर कैन थॉमसन नाम के एक रिसर्चर ने, जो कि बेल लेबोरेटरीज में ही काम करते थे, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स। अब उस टाइम पर हमारे पास में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा। तो इनिशियली जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा था। अब असेंबली लैंग्वेज आप सबको पता है, अलग अलग छोटे छोटे जो हमारे पास में वर्ड्स होते हैं या अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं, उनको यूज करके जो हमारे पास में लैंग्वेज होती है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। तो इनिशियली यूनिक्स को असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाया गया था। अब हम जो इस नाम को जानते हैं, उससे हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं UNIX। लेकिन जब इनिशियली इस यूनिक्स का नाम रखा गया था, तो वो कुछ इस तरीके का था, UNICS। अब ये जो नेम है, ये बेसिकली इस मल्टिक्स प्रोजेक्ट से पिक किया गया था। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज इसका ओरिजिनली नाम था, बट जैसे जैसे इसमें चेंजेस इंप्लीमेंट होते गए, वैसे वैसे इसका जो नाम है वो भी चेंज हो गया, और अब हम इसे इस नेम से बुलाते हैं, UNIX। अब यहाँ पर जो गोल मल्टिक्स प्रोजेक्ट का था, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग वाला, वो इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने फुलफिल कर दिया था। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग दोनों काम ये कर रहा था, लेकिन फिर भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में प्रॉब्लम थी।
प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, राइट? लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये पोर्टेबल नहीं था। अब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? हमारे पास में जितने भी डिवाइसेस हैं, हर तरीके के डिवाइसेस पे ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता था। स्पेसिफिकली सिर्फ कंप्यूटर्स पे ही ये काम करता था, या जो बहुत ही सिलेक्टेड कंप्यूटर्स होते थे उन पे काम करता था। हर एक डिवाइस पे ये काम नहीं करता था। तो केन थॉमसन के ही एक और कलीग थे, डेनिस रिची। आई थिंक डेनिस रिची का नाम आप सब लोगों को पता है। सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने ही डेवलप की थी 1969 के अंदर। जब केन थॉमसन ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, उसी टाइम पर डेनिस रिची ने भी सी लैंग्वेज को डेवलप कर लिया। अब सी लैंग्वेज इट वाज अ बूम एट दैट टाइम, क्योंकि ये पहली ऐसी लैंग्वेज थी जहाँ पे इंग्लिश जैसे वर्ड्स को यूज करके प्रोग्राम्स डेवलप किए गए। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स को समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इजी था। तो डेनिस रिची ने बेसिकली केन थॉमसन को कन्विंस किया कि क्यों ना हम इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से लिखें सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज हर किसी इंसान को आती हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा होती जा रही हैं, तो इसे सिंपल करते हैं, इसे दोबारा से सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो 1973 के अंदर दोबारा से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी के अंदर लिखा गया था और उसका पहला वर्जन रिलीज भी कर दिया था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम आज पढ़ते हैं या जो आज हम उसके बारे में काम में लेते हैं, वो सारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही यूनिक्स रिलीज हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये पहला जो आईबीएम ने रिलीज किया था 1950s के, उससे तो बहुत ज्यादा बेटर था। ऑब्वियसली मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है तो बेटर ही होगा, लेकिन और किन चीजों में बेटर? ये एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर भी था। इस पे किसी भी तरीके का काम करने के लिए हमें कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। कोई भी इसका कोड पढ़ सकता है और अपने हिसाब से चीजें इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये यूनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज था, इट वाज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। अब क्योंकि यूनिक्स फ्रीली अवेलेबल था, तो जो अलग अलग कंपनीज थी, उन अलग अलग कंपनीज ने इन यूनिक्स को पढ़ा, समझा कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और 1980s का जो कंप्लीट टाइम था, उस 1980s के अंदर अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने यूनिक्स के वर्जन्स बनाकर रिलीज करना स्टार्ट कर दिए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आईबीएम ने अपना यूनिक्स का एक वर्जन रिलीज किया था जिसे AIX कहा गया। सन सिस्टम ने सोलारिस नाम का अपना वर्जन रिलीज किया था। एप्पल ने मैक ओएस एक्स नाम का अपना वर्जन रिलीज किया था। और एचपी ने भी अपना वर्जन यूएक्स रिलीज कर दिया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर मुझे यूनिक्स को काम में लेना है, तो यूनिक्स जो है वो 1970s के अंदर बना है। 1980s के टाइम पर जो यूनिक्स है वो पुराना हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास में इसके नए वर्जन अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली हम नए वर्जन को ही काम में लेंगे, पुराना क्यों पढ़ेंगे। लेकिन इन नए वर्जन के साथ में भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे वर्जन पेड थे, यानी कि इनको काम में लेने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता था, नॉर्मल इंसान तो उसे अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। तो अब यहाँ पे लाइनेक्स एक्चुअली में कैसे पिक्चर में आया? लाइनेक्स पिक्चर में आया था लेट 1980s और इनिशियली जो हमारा 1990 का टाइम होता था उसके अंदर। लाइनस टॉरवल नाम के एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के अंदर। अब जिस तरीके से हमारा कॉलेज है, आप लोगों ने 3 साल में जो भी पढ़ा है, जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी है, उसके बेसिस पर आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। आफ्टर योर सिलेबस गेट्स ओवर, आप सबको एक एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होगा, जिसके बेसिस पे जजमेंट होगा, आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जैक्टली में वही कंसेप्ट लाइनस टॉरवाल्ड के साथ में भी था। वो भी फाइनल ईयर में थे, अब उन्हें भी एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। अब प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें बनाना है। अब कभी भी कोई भी चीज बनानी हो तो पहले तो हमें उसे समझना होता है कि किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है, कैसे वो काम करता है।
जब तक हमें पता ही नहीं है तो हम उसे कैसे बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो लाइनस जो स्टूडेंट थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी कि यूनिक्स का ये वर्ज़न बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था और नए सारे वर्ज़न्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके एक प्रोफेसर थे एंड्रयू टेनेनबम, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था माइनेक्स। अब ये जो माइनेक्स है ये यूनिक्स पर ही बेस्ड था, बस उसका थोड़ा-सा मॉडिफाइड वर्ज़न था, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल थे। अब लाइनस के पास में ये सारे तो अवेलेबल नहीं थे वर्ज़न, उसने क्या किया, इस माइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया। कैसे-कैसे ये काम कर रहा है, कैसे इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कौन-सा कोड क्या काम कर रहा है, उसमें किस तरीके से चेंजेस करके हम नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने फिगर आउट करी और 1991 के अंदर उन्होंने पहला खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ किया, जिसे उन्होंने नाम दिया लाइनेक्स। तो बेसिकली जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल है, सबसे पहला जो वर्ज़न आया था 1991 के अंदर, वो लाइनस टॉर्वल्ड नाम के स्टूडेंट ने डेवलप किया। अब यहाँ पे लाइनस टॉर्वल्ड जो हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। स्ट्रगल किस पर्पज़ से? क्योंकि उन्हें कुछ और रेफ़रेंस मिल ही नहीं रहा था, जिसपे वो पढ़ सके, समझ सके। तो उन्होंने क्या किया, अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकी सभी लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करवा दिया। 1990s के केस में हमारे पास में वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी थी, तो उन्होंने अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रीली अवेलेबल करवा दिया था इंटरनेट पे। कोई भी इंसान, जो भी यंग डेवलपर्स थे, प्रोग्रामर्स थे, वो उस कोड को पढ़ सकते थे, उसमें अलग-अलग तरीके के चेंजेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। सबके लिए कोड फ्रीली अवेलेबल था। अब जिस टाइम पर लाइनेक्स एक्जिस्टेंस में आया था, उसी टाइम पर एक और फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट नाम करके एक मूवमेंट चला था। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, एग्ज़ैक्टली में उसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर मूवमेंट था। बेसिकली उस टाइम पर होता क्या था, जो बड़ी-बड़ी मेजर कॉर्पोरेशंस थी लाइक आईबीएम, एप्पल, सन एंड एचपी, इन सब लोगों ने मार्केट को होल्ड कर रखा था। मार्केट को होल्ड करने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर ये क्रिएट करते थे, उनका कोड ये अपने पास ही रखते थे। पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं होता था, तो कुछ भी इंसान सॉफ्टवेयर को अगर वो चाहे तो वो सिर्फ़ उसे यूज़ कर सकता था। उसे पढ़कर, समझकर खुद कुछ भी डेवलपमेंट वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे होने क्या लगा, छोटे-छोटी जो कंपनीज़ थी या छोटे-छोटे जो यंग डेवलपर्स थे, प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने-अपने सॉफ्टवेयर्स को फ्रीली अवेलेबल करना स्टार्ट कर दिया बाकी सारे लोगों के लिए। और इस मूवमेंट को कहा गया जीएनयू। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो इसकी सारी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि एग्ज़ैक्टली में ये क्या था, किस तरीके से ये काम करता। तो जीएनयू का सिंपली मतलब इतना सा है, एक ऐसा एरा, एक ऐसा टाइम जहाँ पे जितने भी डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने अपने-अपने सॉफ्टवेयर्स लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करवा दिए। अब क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो लाइनेक्स है हमारे पास में, इट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ कर्नेल। अब कर्नेल क्या होता है, वो तो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कर्नेल की बात करते हैं, तो कर्नेल और अगर मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स उस कर्नेल के साथ में कंबाइन कर दूँ, तो तब जाके हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनता है, वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स कर्नेल जो लाइनस टॉर्वल्ड ने डेवलप किया था 1991 के अंदर, उससे अलग-अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स के साथ में कंबाइन किया गया और फिर हमारे पास में एक एंड प्रोडक्ट बन के आया, जिसे हम कहते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर कोई टेक्निकल टर्म्स में आपसे पूछे व्हाट एग्जैक्टली इज लाइनेक्स, तो वो एक तरीके का कर्नेल होता है, लेकिन बोलचाल की जो कॉमन भाषा होती है, उसमें हम यही कहते हैं that it is an operating system, but actually में ऐसा है नहीं। अब यहाँ पे कर्नेल की बात हम लोग बार-बार कर रहे हैं, तो कर्नेल एक्चुअली में है क्या? देखिए कर्नेल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर कर्नेल प्रेज़ेंट नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर एक कंप्लीटली यूज़लेस ऑब्जेक्ट है।
देखिए, हमारे जो सिस्टम होता है, चाहे किसी भी डिवाइस की मैं बात करूँ, वेदर इट्स अ फ़ोन और अ लैपटॉप और अ टैबलेट या सिंपल पर्सनल कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर के अंदर अलग-अलग तरीके के हार्डवेयर और अलग-अलग तरीके के सॉफ्टवेयर प्रेज़ेंट होते हैं। अब हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं, तो हार्डवेयर में अगर मैं बात करूँ सिंपल लैपटॉप की, तो या कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास में डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर। दूसरा हार्डवेयर कीबोर्ड है, एक और हार्डवेयर हमारे पास में माउस है। सिमिलरली हमारा जो सीपीयू कैबिनेट होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर। हमारे पास में स्पीकर हार्डवेयर है, जो हमारे पास में अगर कुछ जैक होता है लाइक हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स जैक होता है, इट इज़ ऑल्सो एन हार्डवेयर। तो इतने जो तरीके हमारे पास में हार्डवेयर अवेलेबल होते हैं, उन हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए हमें एक सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा सेटअप जो उन हार्डवेयर को सही तरीके से यूज़ करे और सही तरीके से उन्हें मैनेज करने का काम भी करे। साथ-साथ में हमारे सिस्टम के अंदर जो अलग-अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की सारी इन्फॉर्मेशन भी करेक्टली हार्डवेयर तक पहुँचनी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर जो हैं अगर वो हार्डवेयर को काम में लेना चाहते हैं, तो उसके एक्सेस राइट्स भी प्रॉपर्ली हमें प्रोवाइडेड होने चाहिए। तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक्चुअली में मैनेज करने का जो काम करता है, वो कर्नेल करता है। कर्नेल बेसिकली हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और अलग-अलग तरीके की एप्लीकेशंस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज क्या होता है? 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो एग्ज़ैक्टली में कर्नेल भी वही है। हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं सिस्टम के अंदर, उन एप्लीकेशंस को हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करें। एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो सिस्टम है, सपोज़ फ़ोन की हम बात कर लेते हैं। अब फ़ोन में हमारे पास में एक एप्लीकेशन होती है कॉल्ड कैमरा, ठीक है? अब कैमरा एप्लीकेशन अगर मैंने क्लिक करके उसे ओपन किया है, तो जो एप्लीकेशन मेरे पास में है, वो उस कैमरा हार्डवेयर को एक्सेस करनी चाहिए। तो एक्सेस करवाने के लिए किसी न किसी तरीके की परमिशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है हम पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए फ्लैश लाइट को काम में लें। तो फ्लैश लाइट को एक्सेस करने के लिए भी कैमरा एप्लीकेशन को परमिशन चाहिए। सिमिलरली मान लीजिए कि पिक्चर हम लोगों ने क्लिक कर ली है, तो अब वो पिक्चर हमारी मेमोरी में कहीं न कहीं तो जाके सेव होगी। तो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भी कैमरा को परमिशन चाहिए होगी। तो ये जो अलग-अलग तरीके की परमिशंस की मैं बात कर रही हूँ, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जो सारी चीज़ें मैनेज करता है, दैट इज़ कर्नेल। हमारे जो एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हमारे फ़ोन में या सिस्टम कंप्यूटर के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, वो कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशंस को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सबसे पहले कर्नेल को रिक्वेस्ट करते हैं और कर्नेल उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कीबोर्ड के थ्रू कुछ इनपुट दिया है, तो यहाँ पे जो भी मेरा प्रोग्राम होगा, वो पहले रिक्वेस्ट करेगा कर्नेल से कि मुझे कीबोर्ड को एक्सेस करना है। उसके बाद ही हम वहाँ पे टाइप करवा पाएँगे। अगर एप्लीकेशन जो है कर्नेल उसे परमिशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो कोई भी इनपुट अगर हम टाइप करेंगे, तो वो हमारी स्क्रीन पर विज़िबल नहीं होगा क्योंकि परमिशंस नहीं है, उसके पास में एक्सेस राइट नहीं है। तो जो एक्चुअल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, दैट इज़ कर्नेल एंड इट इज़ द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल नहीं होगा, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली वेस्ट है, हमारा जो डिवाइस है वो कंप्लीट फेलियर है। अब आई थिंक आप सब लोगों ने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स में जाके अबाउट इन्फॉर्मेशन के अंदर सॉफ्टवेयर वर्ज़न कभी ना कभी तो चेक किया ही होगा, नहीं किया है तो आज जाके कर लेना। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर अलग-अलग तरीके की इन्फॉर्मेशंस होती है, लाइक सिक्योरिटी नंबर होता है, बिल्ड नंबर होता है, वहीं पे एक और इन्फॉर्मेशन होती है, कर्नेल वर्ज़न। हम कौन-सा कर्नेल काम में ले रहे हैं, कौन क्या-क्या उसकी बेसिक डिटेल्स है, लास्ट उसे कब किस वक़्त अपडेट किया गया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्रेज़ेंट होती है। तो चाहे हम फ़ोन की बात करें, टैबलेट की बात करें, लैपटॉप की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें या फिर हम बात करें सर्वर्स की, कोई भी हमारे पास में कंप्यूटिंग डिवाइस होता है,
वो कंप्यूटिंग डिवाइस बिना कर्नल के काम ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो उस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड के अंदर लाइनक्स कर्नल काम में लिया जाता है। जो लाइनक्स कर्नल लाइनस टॉरवल्ड ने डेवलप किया था, एग्जैक्टली में वही कर्नल। अगर हम बात करते हैं विंडोज की, तो विंडोज के अंदर NT नाम का कर्नल काम में लिया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एप्पल फोन्स iOS की, तो वहां पे डार्विन नाम का कर्नल काम में लिया जाता है। तो अलग अलग जितने भी हमारे पास में कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, वो सब लोग कर्नल को ही काम में लेते हैं। अब अगर हम चाहें तो हम इस कर्नल को चेंज भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ही तो है ये, तो सॉफ्टवेयर में तो चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन क्यों हम इसमें चेंज करेंगे? जो है उसको वैसा का वैसा रहने देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, अगर हम सिंपल फोन के एग्जांपल की बात करते हैं, तो हर एक फोन हर तरीके के फंक्शनैलिटी को काम में ले ऐसा जरूरी नहीं। मतलब वो हमें कैमरा भी अच्छा चाहिए होगा, उसका जो मेमोरी है वो भी अच्छा होना चाहिए, फास्ट भी वो काम करना चाहिए, और साथ साथ में उसका बैटरी भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास में जो फोन अवेलेबल है, उस फोन में सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, वेदर इट्स कैमरा और इट्स स्पीड, बिल्कुल सही तरीके से मेमोरी वगैरह सब काम कर रहा है। बस बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस कर्नल का जो कोड है उसमें अलग अलग तरीके के चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे कर्नल को हम अपने कर्नल के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारा जो फोन है वो हमारे फीचर्स तो परफॉर्म करेगा ही जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, लेकिन वो दूसरे कर्नल को ध्यान में रखते हुए अब हमारा बैटरी वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो अब इस चेंजेस को करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके के परमिशंस होनी चाहिए। परमिशंस अगर नहीं है तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, और चेंजेस नहीं कर सकते तो फिर वही पुराना वाला काम हमें करना पड़ेगा। अब अगर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते टाइम आपने किसी भी तरीके की कुछ भी गड़बड़ कर दी है, तो फिर फोन कभी भी दोबारा से रिकवर नहीं हो सकता है, वो बेसिकली डब्बा बन जाएगा। तो कर्नल इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस। होता क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ पे सिंपली अगर आपसे पूछा जाए लाइनेक्स को आपको डिफाइन करना है, तो लाइनेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी, दैट लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स एंड कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स मतलब हमारे पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि फ्री है, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, हम उसे इजीली रीड कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके के पैसे पे करने की हमें जरूरत नहीं। अब कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल क्या है वो तो मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन ही किया। इसके साथ साथ में कुछ और टर्म्स भी लाइनेक्स के साथ में काम में ली जाती है। नेक्स्ट टर्म है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल। फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है? हमारे पास में जो ये सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो फ्रीली अवेलेबल होने का मतलब सिर्फ उसे रीड करना ही नहीं है, हम उसे रीड करने के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ नए फीचर्स हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो नए फीचर्स ऐड किए हैं वो हमने ऐड किए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपना नाम दे के उस प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट के अंदर रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूटेबल वाला जो कंसेप्ट होता है, दोबारा से प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो कंसेप्ट होता है, दैट इज नोन एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हम अलग अलग तरीके के डिवाइसेस में इसे काम में ले सकते हैं, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, अलग अलग तरीके के डिवाइसेस के अंदर लाइनेक्स इजीली काम में लिया जा सकता है, सिर्फ किसी एक डिवाइस तक ये लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स एंड कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. It is freely distributable cross-platform operating system that can be installed on PCs, laptops, mobiles, tablets, devices and servers, etc. अब मार्केट के अंदर जैसे मैंने कहा कि लाइनेक्स के अलग अलग वर्जन रिलीज किए गए हैं। मोस्ट कॉमनली जो वर्जन हैं लाइनेक्स के, या जो सबसे ज्यादा काम में लिए जा रहे हैं आज, दैट इज रेड हैट, CentOS, Ubuntu, Debian, Linux Mint, Fedora and Kali Linux. आई थिंक कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे, कुछ नाम हो सकता है नए हों।
तो यहाँ पे मार्केट में और भी कई तरीके के लाइनेक्स के वर्जन्स अवेलेबल हैं। सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, मैंने उनके ही नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे लाइनेक्स जो है उसका मेन जो एडवांटेज पॉइंट था वो ये था दैट इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। लेकिन कुछ वर्जन्स हैं लाइनेक्स के जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा पैसे हमें नहीं पे करने पड़ते। तो यहाँ पे फ्री वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मोस्टली फ्री वाले ऑप्शंस ही हैं और कुछ जो हैं वो हमारे पेड वाले हैं। अब यहाँ पे दैट वाज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनेक्स। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अभी हमारी बाकी है। लाइनेक्स के फीचर्स, लाइनेक्स का फाइल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए